तो अभी ये सब में काफ़ी क्वेश्चंस जो आए हैं, तो हमारे साथ जो हमारी टीम है, बांदेकर सर योगा परेल ब्रांच में सिखाते हैं, सीमा जी अंधेरी ब्रांच में सिखाती है, ननीता जी बोरीवली में सिखाती है। तो आप अलग अलग ब्रांचेस से हो, तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड हु इज़ वेयर एंड लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस विच इज़ देयर। हाँ, नमस्ते, सीमा फ्रॉम आईपीसी अंधेरी। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए है, हाउ संधि चलन क्रिया इज़ बेनिफिशियल फॉर हार्ट डिसीज़, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी के एक्सरसाइज हम लोग करते हैं वो हार्ट को कैसे बेनिफिट करते हैं, ऐसा सवाल पूछा है। जैसे हम लोग नेक एक्सरसाइज करते हैं, शोल्डर एक्सरसाइज करते हैं, एंकल रोटेशन करते हैं, तो ये सारे एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा स्टीफनेस है तो ऑटोमेटिकली हार्ट पे भी उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे जब भी कोई भी स्ट्रेस टेंशन आता है तो सबसे पहले हमारे नेक और शोल्डर पे आता है। तो अगर उसको हम लोग जितना हेल्दी रखेंगे उतने आपके हार्ट का प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसके लिए नेक और शोल्डर्स का करना इम्पॉर्टेंट है। एंकल रोटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? या बिलो द वेस्ट जो करते हैं हम लोग, नी रोटेशन या एंकल रोटेशन, तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है कि जैसे हार्ट का जो काम है कि ईच एंड एवरी पार्ट को ब्लड सर्कुलेट करना, बराबर, तो नीचे ऊपर से नीचे ब्लड अपने आप जाता है ग्रेविटी के रूल से, लेकिन नीचे से ऊपर लाने के लिए हार्ट को पंपिंग करना पड़ता है। लेकिन जब आपके अगर एंकल जॉइंट्स या नी जॉइंट आर नॉट फ्लेक्सिबल, देन द सर्कुलेशन में गेट प्रॉब्लम, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है। इसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करना इम्पॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हार्ट डिसीज। एंड व्हाट इज द गोल्डन रूल, द फॉर्मूला? Flexibility of the body. I want to hear loudly. Flexibility of the body leads to flexibility of the mind. I'm becoming like a school teacher, you know. याद करवा के छोड़ेंगे. So Nanita is going to answer. नमस्कार, माई सेल्फ ननीता, मैं बोरीवली में योगा टीचर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आईपीसी योगा एंड आउटसाइड योगा। जैसे कि मैम ने पहले बताया है कि किस तरह से हम लोग पर्सनल अटेंशन देते हैं आपको, और एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी जाती है अंडर गाइडेंस ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट। ये डिफरेंस है यहाँ का। जैसे कि हम लोगों ने डिप्लोमा बाहर से किया है, लेकिन आईपीसी की ट्रेनिंग अलग से रहती है हम लोगों के लिए। यहाँ पर जब भी कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है एज अ पेशेंट, तो उसके मन में एक डर रहता है, तो उस डर को हम लोग किस तरह से कम करना है वो सिखाते हैं। उनकी क्वेरीज है, डाउट्स है, वो हम लोग क्लियर करते हैं। Okay. Sir. So I am Bandekar from Lower Parel branch. यहाँ हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर हम कपालभाति करें या नहीं। ये मोस्ट कॉमन है, क्योंकि बहुत जगह हम टीवी पे वगैरह देखते हैं। रमेश जी तो मुझे हमेशा बोलते थे कि मैं करीबन 300-500 टाइम्स तक करता हूँ, तो क्या ये मैं करूँ या कंटिन्यू करूँ। तो हम हमेशा बोलते हैं कि कपालभाति का तो प्रिंसिपल, हर आसन का भी जैसे कि मैडम ने बोला कि एक प्रिंसिपल भी होता है। प्रेशर मैनिपुलेशन ये तो प्रिंसिपल है ही कपालभाति का। तो आप पेट के जब एक्सहेलेशन फास्ट करते, कपालभाति में तो आपको मालूम है एक्सहेलेशन इज एक्टिव, इनहेलेशन इज पैसिव। तो एक्सहेलेशन जितना करते रहेंगे जोर से, और जैसे कि 300-500 टाइम्स तक, तो डेफिनेटली प्रेशर मैनिपुलेशन ज़्यादा होगा। पेट का प्रेशर लंग्स पे आता है, लंग्स का डेफिनेटली हार्ट पे आता है। तो वाई टू टेक दैट, ये वो रिस्क क्यों ले? तो बेटर जो हमारी हार्ट की कैपेसिटी को जाने और उस अनुसार जो हम करते हैं प्रैक्टिस वो करना है। तो इस प्रकार हम पेशेंट को बोलते हैं यू हैव टू टेक, अपने कैपेसिटी को जानो, अपनी क्षमता को हमेशा जानो। Yeah, and I want to add a medical point. See, the medical point is what, that when there is the lungs, like, whatever I do, so I am giving जोर का झटका on your heart. Now, normal लोगों के लिए there is no issues, but when
वी आर ट्रीटिंग क्रिटिकल जो हार्ट पेशेंट्स है हु हैव बीन टोल्ड बाईपास एंजियोप्लास्टी, जिनकी स्ट्रेस टेस्ट बहुत पॉजिटिव होती है, कई लोगों का हार्ट का पंपिंग वीक होता है। तो ये सब केसेस में क्या होता है कि ब्लॉकेजेस की वजह से ये हार्ट पे जो झटके पड़ते हैं तो उसमें रिदम कभी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके लिए अगर रिदम में डिस्टर्बेंसेस होंगे तो प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसके लिए हम लोग जो कपालभाति, जो भी स्टेबल पेशेंट्स है और स्टेडी पेशेंट्स है, अगर किसी को भी करनी है तो हम कहते हैं कि आप योगा टीचर से बात कीजिए, देन आई गिव अ स्पेशल कंफर्मेशन कि वेदर दैट पर्सन कैन डू और नॉट, और अगर वो कर सकता है तो कितनी लेवल तक और कैसे कर सकता है, दैट वी टेलर मेक एंड देन वी गिव, सो दैट यू नो। एंड ये क्या होता है कि जैसे जब भी हम टीवी पे देखते हैं या करते हैं, नोबडी इज देयर टू कम्युनिकेट टू यू। आज हमें किताबें भी मिलती है, लेकिन हमें टीचर क्यों लगता है जो हमें बैठ के सिखाए? क्योंकि द टीचर अंडरस्टैंड्स यू, योर लेवल, एंड देन टीचेस यू। सो दिस इज द डिफरेंस। हमेशा ये पूछा जाता है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आसन फॉर हार्ट डिसीज। जैसे ज़्यादा हम लोग एम्फोसाइज करते हैं कि प्राणायाम करो, कि आपने पहले भी मैडम ने दिखाया तभी देखा कि एब्डोमिनल ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, तो उसमें पैरों को फोल्ड करते हैं, बराबर। तो उसमें क्या है कि जैसे ग्रेविटेशनल जो रूल है कि हार्ट से नीचे ब्लड अपने आप जाता है, लेकिन नीचे से ऊपर लाने के लिए पंपिंग करना पड़ता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पैरों को फोल्ड करते हैं, मतलब क्या करते हैं, हार्ट से पैरों तक का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस करते हैं। तो नेचुरली हार्ट का और पैरों का डिस्टेंस कम होता है तो पंपिंग भी कम होता है, और उसमें मैक्सिमम रिलैक्सेशन मिलता है हार्ट को। कैसे कि पैरों का फोल्ड होने से, और आपका जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप करते हो कि इनहेल करते हैं तो एब्डोमिन ऊपर जाता है, एक्सहेल करते हैं तो नीचे जाता है। तो व्हेनेवर यू आर इनहेलिंग, जब भी आपका एब्डोमिन डायफ्राम ऊपर जाता है तो उसके ऊपर जो लंग्स और रिब्स है वो भी थोड़े से ऊपर जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट को पंपिंग बिल्कुल नहीं एकदम जरा सा करना पड़ता है, मतलब इजीली ही कैन डू हिज वर्क। उसका जो काम है वो आसानी से होता है, जो पंपिंग है, जो ब्लड सर्कुलेट करना है वो आसानी से हो जाता है। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। बट टोटली अगर आपको पूरे कोई भी डिसीज के लिए एक पर्टिकुलर आसन नहीं रहता है, आपको सब इम्पॉर्टेंट है। आपको सुखासन इम्पॉर्टेंट है माइंड को कंट्रोल करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। बाद में आपको फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे करना ज़रूरी है क्योंकि आपको आसन करना है अच्छी तरह से। फिर रिलैक्सेशन भी उतना ही ज़रूरी है, शवासन ज़रूरी है। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, नॉट एनीथिंग इज पर्टिकुलर फॉर एनी डिसीज। हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि वॉकिंग एंड योगा हाउ टू मैनेज, पहले क्या करना है? वॉकिंग पहले करना है या योगा करना है? वो मुर्गी और अंडे जैसे है, कौन पहले तो वॉकिंग अगर आप पहले करते हैं तो उसके बाद 20 मिनट का आपको रिलैक्सेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप वॉकिंग से आएंगे तो पहले शवासन कर लीजिए, उसके बाद आप योगासन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इन केस आपने योगा फर्स्ट कर लिया तो उसके बाद एंडिंग करेंगे, फिर वॉकिंग के लिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि पहले वॉकिंग ही करना है या योगा करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस योगा सेशन। थैंक यू एंड नमस्ते।